गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ हिंदगुरु। जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 9th क्लास का, उसके लिए 8 क्लास का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। आज हम लोग इसका जो है मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ। तो अगर वो लेक्चर देखें तभी इसको करिएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप हमारी इनमें से कौन सी होगी, ये हमें यहाँ पे लगाना है। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको सबके एग्जाम्पल याद करने हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। ये है वीट, पैडी, मेज और कॉटन। ये तीनों जो है ये हमारी कौन सी होगी, खरीफ की क्रॉप होगी। द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है वो सबसे पहले हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करनी होगी, फिर उसमें सोइंग करनी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, आइदर टिलिंग कहते हैं या फिर प्लोइंग कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है, टिलिंग दिया है तो टिलिंग यहाँ कर देंगे। उसके बाद है विच, अच्छा इसको मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन से देखेंगे, विच इम्प्लीमेंट्स इज यूज्ड फॉर प्लोइंग। प्लोइंग के लिए यानी कि जो मिक्सिंग या टिलिंग है, सॉइल को हम जो है मिक्स कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सी प्रोसेस हम यूज करेंगे, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड। अनवांटेड प्लांट बेटा किसे कहते हैं, ये होता है हमारी जो हमारे डिजायर के प्लांट्स नहीं होते हैं। हमने अपनी क्रॉप लगाई है लेकिन बीच में कुछ दूसरे प्लांट्स भी आ गए हैं जो हमको नहीं चाहिए होते, वो वीड्स होते हैं, उनको हटाने को बोलेंगे वीडिंग, है ना। क्या यूज कर लेते हैं हम लोग इसके लिए, वीडीसाइड यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। पहले रबी क्रॉप पूछा था, अब खरीफ है, तो उन्हीं ऊपर में से आप देखोगे तो यहाँ मेज हमारा दिया है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, मेज हो जाएगी। यानी कि वीट, ग्राम और मस्टर्ड हमारी कौन सी है, वो है हमारी रबी क्रॉप। नेक्स्ट है पैडी इज ग्रोन इन। पैडी यानी कि राइस की बात कर रहे हैं। कहाँ पे ग्रो की जाती है, तो ऐसी जगह पे जहाँ वाटर बहुत ज्यादा में होता है, उस जगह पे पैडी को ग्रो किया जाता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ड्राई, सैंडी, सॉल्टी, तो ये कैसा होगा, वाटर लॉजेस फील्ड्स, मतलब वह ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर हर वक्त बना रहता हो, यानी ज्यादा जो सॉइल की कैपेसिटी है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जहाँ पे ऐसी जगहों पे राइस की क्रॉप की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, सेवन तक हो गया हम लोग का। तो 8 से देखेंगे, विच क्रॉप रिक्वायर्स लेस वाटर टू ग्रो। इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको कम पानी चाहिए होता है। तो हम लोग जो रेनी सीजन में ना हो वो वाली क्रॉप कैसी होगी, जिसको कम वाटर चाहिए होगा। तो राइस तो हमारी नहीं हो सकती है, जूट, शुगर केन, हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, वीट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा वीट, ये हो गया वीट। नेक्स्ट है पल्सेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ। पल्सेस का मतलब होता है दाल, और यानी कि जितनी भी दालें होती हैं वो किस से बिलोंग करती है, लेग्यूमिनस जो है क्रॉप होती कहलाई जाती है। ये आपने इससे पहली क्लास में भी पढ़ा था कि लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती है, यानी जो पल्सेस की क्रॉप होती है, उसकी रूट में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। यहाँ कौन सा रहेगा, राइजोबियम। और राइजोबियम जो है वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। तो ये वैसे भी क्रॉप बहुत ही अच्छी होती है हमारे फील्ड की फर्टिलिटी के हिसाब से, क्योंकि नाइट्रोजन ऐड कर देती है उस क्रॉप में। तो पल्सेस आर द एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ये इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड। अगर हम लगातार एक ही क्रॉप को एक फील्ड में लगाते रहेंगे तो वो पर्टिकुलर जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो लगातार उसको ड्राइव करेगी, तो उन न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। इसलिए बेहतर होता है कि हम ऑल्टरनेटली करें, कि इस बार हमने एक क्रॉप लगाई है तो अगली बार दूसरी कोई लगाए, ताकि ऑल्टरनेटली ऐसे करने से इसको कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। तो ये हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा बी, यानी कि क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट देखेंगे,
11 हो गया हमारा, ये है द बेस्ट सीजन फॉर सोइंग वीट। वीट को कब हम जो है सोइंग करेंगे, तो वीट हमारा कब होगा, रेनी सीजन में होगा, या फिर रेनी सीजन में हमारा क्या होता है, जैसे पैडी होती है, तो यहाँ पे हमारा रेनी सीजन में तो नहीं होगा, तो हम इसको किस में करेंगे, इसे हम लगाएंगे विंटर सीजन में, है ना, विंटर सीजन में इसको ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज। जो इरिगेशन यानी जो पानी जो दिया जाता है उसका मेजर सोर्स क्या है इंडिया के अंदर, तो ये हमारे पास कैनाल्स होते हैं, है ना, तो कैनाल्स के थ्रू इंडिया में ज्यादातर इरिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप आर्टिफिशियली इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर, एक तो होता है कि रेन हुई है और सभी क्रॉप को पानी मिल गया है, एक हम आर्टिफिशियली वाटरिंग कर रहे हैं अपनी क्रॉप को, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, उसको क्या कहा जाता है, टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन, है ना। जब हम एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर कर देते हैं तो 4th नंबर पे हमारा आता है कि हम इरिगेशन करें, टाइम टू टाइम वाटरिंग करें अपने प्लांट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर इसमें से क्या है, तो हम लोग ने पढ़ा था मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। मैन्योर का मतलब होता है कि जो नेचुरली हमें खाद मिला हो, और फर्टिलाइजर जो हमें फैक्ट्री से बनाया हो। तो अगर हम इसमें से देखें, हम लोग को पूछा गया है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैन्योर की बात कर रहे हैं, तो यूरिया तो बनाया जाता है, पोटाश भी और अमोनियम सिट्रेट भी, तो कंपोस्ट जिसको खाद कहते हैं, कंपोस्ट क्या है, हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है, जिसको हम नेचुरली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे 15 हो गया है द मेजर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ इज। सबसे ज्यादा हमारे ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें होती है यहाँ नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो नाइट्रोजन की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फर्टिलाइजर। इनमें से केमिकल फर्टिलाइजर यानी जो हम जो है उसमें बनाएंगे, फैक्ट्रीज में बनाएंगे, वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे ये होगा हमारा मैन्योर है, कंपोस्ट यूरिया या वर्मी कंपोस्ट। तो यूरिया जो है वो फैक्ट्री से बनाया जाता है, मैन्योर कंपोस्ट एक ही है, वर्मी कंपोस्ट यानी कि हम अर्थफॉर्म को यूज करके बना रहे हैं, है ना। वर्मी कंपोस्ट का मतलब है अर्थफॉर्म यूज कर रहे हैं हम इसमें। अर्थफॉर्म जो है क्या कहलाए जाते हैं, फार्मर फ्रेंड्स कहलाए जाते हैं, फार्मर फ्रेंड्स। तो जो भी वेस्ट होते हैं उसको एक जो है गड्ढे में डाल दिया जाता है, वहां पे अर्थवॉर्म छोड़ दिए जाते हैं, तो धीरे धीरे वो उसको क्या बना देता है, कंपोस्ट बना देता है, इसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि हमारा हो गया 18 क्वेश्चन करेंगे। मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल बाय। मैन्योर किस तरह से इम्प्रूव कर रहा है सॉइल को, बाय इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल पोल्यूशन, इंक्रीजिंग पेस्ट, नन ऑफ दिस। तो मैन्योर जो है वो क्या बढ़ाता है, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, यानी यहाँ पे न्यूट्रिशन को ऐड कर देगा, वो भी ऑर्गेनिक होते हैं, तो इस तरह से फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर का एक एडवांटेज क्या होता है, इट इम्प्रूव्स न्यूट्रिएंट्स स्लोली, इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इट इंक्रीज सॉइल टेक्सचर। ये तीनों चीजें करता है, न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, अच्छा सा टेक्सचर बना देता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो। ध्यान से देख रहिए, आप लोग को अच्छा लगेगा, अगर आपने पहले से लेक्चर सुना है, अपनी किताब में पढ़ा है, तो आप लोग ये कर लेंगे, बहुत ही इजी लगेगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो जाहिर है टफ रहेगा ही। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखो यहाँ बात हो गई है फर्टिलाइजर की, और फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल्स है, और केमिकल्स कभी भी ना हमारे लिए, ना हमारे प्लांट के लिए, और ना ही हमारे प्लांट के लिए तो ठीक है, बट किसी भी एनिमल के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो excessive use of chemical fertilizer can lead to increased soil fertility, water pollution, reduced crop yield, both B and C. रिड्यूस क्रॉप यील्ड ऐसा तो नहीं है, वो तो बढ़ाने के लिए हमने किया है, तो सिर्फ क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन
यहाँ पे कर देगा वो। देखो केमिकल हमने यूज किए तो इसीलिए ना कि सोइल फर्टिलिटी बढ़ जाए, क्रॉप का जो यील्ड है वो कम ना हो बल्कि बढ़े। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि केमिकल पानी में घुल जाएंगे, पानी जहाँ जहाँ जाएगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है द अनवांटेड प्लांट्स, मतलब वीड्स ग्रोइंग विद द मेन क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। यहाँ पे वीड्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग शुरू करेंगे 22 से। वीडीसाइड, वीडीसाइड मतलब अनवांटेड प्लांट जिसको हम वीड कहते हैं, उनको हटाने के लिए यूज क्या किया जाता है, वीडीसाइड आर यूज्ड टू कंट्रोल, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा वीड्स। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड, चाफ मतलब जो हमने हार्वेस्ट किया, अपनी फसल को काटा, उसके बाद जो हमारा पूरा प्लांट है और उसके अंदर ग्रेन्स है, उस पूरे को चाफ कहते हैं। अब पूरा जो वेस्ट है उसमें से सिर्फ हमें ग्रेन को बाहर लेना है, इसको क्या कहेंगे, ये कहा जाता है थ्रेसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रेसिंग, चाफ से ग्रेन को अलग करना थ्रेसिंग कहलाया जाएगा। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन, Which of the following methods is used to protect crop from pest? Pest से जो है छुटकारा पाने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कौन सा मेथड हम यूज करेंगे कि हम पेस्ट के को खत्म कर दें। तो पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड, यूजिंग पेस्टिसाइड, बट पेस्टिसाइड क्या होगा, अगेन ये भी एक केमिकल्स है, तो अवॉइड करना चाहिए जितना हो सकता है, लेकिन फिर भी यूज करना पड़ेगा। वैसे इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि हम, अभी आपके सिलेबस में नहीं है कि हम कुछ बायोलॉजिकली इसको कंट्रोल कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल मेथड फॉर पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल को रिमूव करने के लिए इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल मेथड, जैसे हम क्रॉप रोटेशन करके बच सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं, यूजिंग इंसेक्टिसाइड, इंटरक्रॉपिंग। तो कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है, यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, ये तो हम लोग आर्टिफिशियल यूज कर रहे हैं ना, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, यूजिंग इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट है द मॉइस्चर कंटेंट इन ग्रेन्स शुड बी रिड्यूस्ड बिफोर, ये किसके बिफोर है, ये है स्टोरेज के। अगर हम स्टोरेज कर दें विदाउट ड्राइंग द सीड, मतलब हमने अपने सीड को ड्राई नहीं किया है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, और ऐसे ही हमने उसको जूट बैग या फिर किसी आयरन कंटेनर में रख देंगे, तो क्या रिजल्ट होगा, खराब हो जाएगा, यानी उस पर फंगस का इन्फेक्शन हो जाएगा या दूसरे पेस्ट का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि स्टोर अगर हमें करना है लंबे टाइम के लिए, तो पहले उसको सन ड्राई कर लें, उसके मॉइस्चर कंटेंट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दें, अप टू 14%, तब वो सेफली स्टोर हो जाएगा। सिलोज एंड ग्रेनरीज आर यूज्ड फॉर, आपके एनसीईआरटी आपके चैप्टर से सीधे दिया गया है कि अगर हमें बड़े स्केल पे जो है स्टोर करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, या तो सिलोज और ग्रेनरीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा स्टोरिंग ग्रेन्स। 27 हो गए हैं, नेक्स्ट 28 से करना है, तो ये पढ़ेंगे, है ना। 28 नंबर क्वेश्चन। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, आप देखें अपनी तरफ से। विच गैस इज यूज्ड टू स्टोर, विच गैस इज यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, है ना। इनमें से कौन सी गैस को हम यूज करेंगे जब हम अपने कंटेनर में उसको टाइटली पैक करते हैं स्टोर करने के लिए, तो साथ में उसमें थोड़ा सा क्या ऐड कर दें, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे प्लांट के लिए बेहतर है, तो सीड्स के लिए भी यही बेहतर है। अभी ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था ना कि सॉइल के में प्लांट्स को सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वो नाइट्रोजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टोर ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इज, अगर हमें बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है ग्रेन्स को, तो सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या हो सकता है, कि कीपिंग देम इन सन, यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, या मिक्सिंग देम विद सेंट। तो हमें क्या ले करना है, एयर टाइट कंटेनर्स रखने हैं, उसमें नाइट्रोजन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एयर टाइट होना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम एयर टाइट कंटेनर्स को यूज करें स्टोर करने के लिए।
विच टूल इज यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर पहले तो हम ब्रॉडकास्टिंग कर देते थे, यानी ज्वार और बाजरा के लिए ऐसे ही हमें उसको स्प्रेड कर देना फील्ड में, ये कहला जाता है ब्रॉडकास्टिंग। और ट्रेडिशनल में हम लोग ने पढ़ा था कि जब हल चल रहा है, प्लोइंग कर रहे हैं, तो पीछे एक फरल शेप जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे 3 पाइप नीचे की तरफ जाते हैं, वो ग्रेन्स ऐसे डालते चले जाएंगे। बट मॉडर्न मेथड में क्या है, सीड ड्रिल होता है। तो यहाँ पे हमारा सीड ड्रिल हो जाएगा। हो तो क्या होता है, प्लो करने के लिए, प्लो भी यही है, सिकल दांती को कहते हैं। तो सीड ड्रिल जो है वो मॉडर्न तरीका है। 32 which nutrient is provided by fertilizer like urea? Which nutrients is provided by fertilizers like urea? phosphorus, potassium, nitrogen और iron। तो कौन सा न्यूट्रिएंट जो है हमारा यूरिया प्रोवाइड करेगा? नाइट्रोजन को याद कर लो कि नाइट्रोजन ही है सब जगह, खास तौर से मतलब बार बार आ रहा है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What is the main purpose of irrigation in agriculture? एग्रीकल्चर में हमें इरिगेशन का मकसद क्या है ना? तो वाटरिंग करना है, किलिंग पेस्ट, रिमूविंग सीड, स्प्रेइंग वाटर टू क्रॉप्स। तो टाइम टू टाइम हमें क्रॉप को वाटर देना है, हर वक्त बारिश हो जाए टाइमली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो आर्टिफिशियली उसको वाटरिंग करते हैं उसी को इरिगेशन कहा जाता है। और इरिगेशन क्या है? सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इरिगेशन। इनमें से कौन सा तरीका नहीं है इरिगेशन का, है ना, यानी वाटर देने का। तो ड्रिप इरिगेशन, जहाँ पे बहुत पानी की कमी होती है तो वो बेस्ट मेथड होता है ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर लॉन वगैरह में यूज करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैनाल इरिगेशन। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि रेन वाटर को हम स्टोर कर रहे हैं, ना कि प्लांट को दे रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो क्या नहीं हुआ है, इज नॉट ए मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, बाकी तीनों है ड्रिप, स्प्रिंकलर और कैनाल इरिगेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक मैन्योर है? ये तो शायद पहले भी आया था, चलो फिर कर लेंगे। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब होता है जो फैक्ट्रीज में नहीं बना हो, जिसको हमने अपने नेचुरल तरीके से बनाया हो। तो यूरिया नहीं है, एनपीके नहीं हो सकता, अमोनियम सल्फेट नहीं हो सकता है। आंसर क्या होगा यहाँ? कंपोस्ट। नेक्स्ट है लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प इन सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग विच न्यूट्रिएंट्स। मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो हमारे पल्सेस जो होती हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं और उनकी रूट में हमारे पास क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया है। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करता है। विच क्रॉप इज ग्रोन इन वाटर लॉजिड कंडीशन। इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो ऐसी जगह पे हो, उगती हो जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी हो। तो ऐसी जगह क्या है, ऐसी क्रॉप कौन सी इनमें से? पैडी हो सकती है, पैडी मतलब राइस। तो ऐसा जगह हमें चाहिए राइस के लिए, ये सुटेबल सॉइल होगी। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? मस्टर्ड है, या फिर पी है, पैडी है, या फिर ग्राम है। इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो कहलाई जाएगी? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पैडी। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप, ये होगी हमारी पैडी। नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा, यहाँ तक हम लोग ने कर लिया है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग के करना है 39 से। करना है विच मेथड इज यूज टू कंट्रोल वीड्स इन क्रॉप फील्ड। बार बार ये आ रहा है वीड्स के ऊपर। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? वीडीसाइड का यूज करेंगे। वीडीसाइड यहाँ पे दी हुई है, तो वीडीसाइड। विच टर्म रिफर्स टू द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग विद क्रॉप्स। क्या कहेंगे इसको? वीड्स कह देंगे। तो दोनों ही हमारे क्वेश्चन ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग का है 41 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द मैकेनिकल हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए हम लोग इसमें से क्या यूज करेंगे?
तो हार्वेस्टिंग करने के लिए, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब हमारी मैच्योर क्रॉप हो गई हो उसको कट करना, ठीक है। तो सीड ड्रिल का मतलब तो है सीड को सोइंग करना, थ्रेशर का मतलब है चाफ से ग्रेन को अलग करना, और प्लो का मतलब होता है मिक्सिंग करना, सोइल को प्रिपेयर करना। तो यहाँ फिर हमारा क्या आंसर रहेगा, कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन का मतलब होता है, हार्वेस्टर मतलब क्रॉप को काटना, और कंबाइन आपकी बुक में दिया है कि कंबाइन यानी एक ऐसी मशीन जो पूरा काम कर देगी, कटिंग भी कर देगी, थ्रेशिंग भी कर देगी, क्लीन भी कर देगी आपके जो ग्रेन्स होंगे। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा कंबाइन हार्वेस्टर, जो कंप्लीट करेगा हार्वेस्टिंग से लेके एंड तक। Which microorganism is used in the preparation of biofertilizer? Biofertilizer का मतलब केमिकल नहीं होगा, बायो वर्ड इसमें यूज हो गया है। बायो मीन्स हम लोग कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसमें यूज कर रहे हैं। तो राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। तो हम लोग ने भी पढ़ा है कि लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती है उसकी रूट में क्या रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। इसको कैसे यूज करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए। तो ये यूज हो जाएगा। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ NPK फर्टिलाइजर्स आर। तो N मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। N से नाइट्रोजन है, P से फॉस्फोरस है, K से पोटेशियम है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये और बाकी के सब गलत है, यहाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हमारा है फर्स्ट इसका आंसर। Which method is best for water conservation in agriculture? एग्रीकल्चर में वाटर को सेव करने का कौन सा इनमें से अच्छा तरीका है? तो एक्सेसिव इरिगेशन यानी बहुत ज्यादा वाटरिंग देना, ड्रिप इरिगेशन, प्लोइंग फ्रीक्वेंसी, बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू। तो आप लोग सब जानते ही है कि हम लोगों ने पढ़ा है, दो मॉडर्न तरीके पढ़े हैं, एक स्प्रिंकलर है और दूसरा ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि हमारा जो मेन पाइप होता है, ये मेन पाइप है, और उससे एक छोटे छोटे पाइप बिल्कुल हमारा जो भी प्लांट होगा उसकी रूट में यहाँ से ड्रॉप बाई ड्रॉप जो है पानी दिया जाएगा। यानी वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, सीधे प्लांट की रूट को देना है, जहाँ पे प्लांट की रूट है वहीं पे सीधे हमें वाटर देना है। तो इस तरह से हमारे हो गए। चलिए नेक्स्ट करेंगे। फोर्टी फोर, अच्छा लास्ट है। क्रॉप रोटेशन हेल्प इन। क्रॉप रोटेशन किस चीज में हेल्प करती है? तो क्रॉप रोटेशन क्या करेगा, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग पेस्ट इन द सॉइल, कंटिन्यूअस सॉइल इरोजन, डिक्रीजिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होना चाहिए, लॉजिकली भी आप लोग सोचिए, क्रॉप रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारी फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन रहेगी, क्योंकि एक ही क्रॉप को अगर हम लगातार उगाते रहेंगे तो फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत और चीजें कुछ पूछ ली जाती हैं, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में ये आया था 1960 में, और इसके लिए जो साइंटिस्ट जो बहुत ही अहम माने जाते हैं, उनको नोबेल प्राइज मिला, वो है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसी तरह व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात आए, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब क्या है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी यानी बहुत ज्यादा फूड को प्रोड्यूस करना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और फूड कम हो रहा है। तो स्वामीनाथन ने जो थे, उनका बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा कि किस तरह से हम कम लैंड पे ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्शन कर सकें, फूड प्रोडक्शन कर सकें, उसी को कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसने 3 टाइम्स जो है फूड को बढ़ा दिया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए आता है, ये होता है मिल्क के लिए, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन, है ना। एक होता है येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन, येलो के लिए याद रखिए ऑयल का प्रोडक्शन की बात हो रही है, ऑयल प्रोडक्शन। तो इस तरह से कुछ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनको भी थोड़ा सा देखिएगा। और एक और होता है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू
देखिए कितने हमने रिवोल्यूशन पढ़ लिए। सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी जो पैदावार है उसको 3 टाइम ट्रिपल टाइम्स बढ़ा दिया था, और उसमें सबसे ज्यादा किन साइंटिस्ट का रोल था? एम.एस. स्वामीनाथन। इंडिया के लेवल की बात कर रहे हैं। नॉर्मन बोरलॉग है जो वर्ल्ड के लेवल पे है, और ये 1960 में था। फिर व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट कलर का मिल्क है, उसे याद रख सकते हैं कि वो मिल्क के लिए है। येलो रिवोल्यूशन, अक्सर ऑयल का थोड़ा जो कलर होता है वो येलोइंग होता है, तो उसके हिसाब से येलो रिवोल्यूशन किसके लिए है? ऑयल प्रोडक्शन के लिए है। ब्लू रिवोल्यूशन मेनली किसके लिए होता है? फिश के लिए, यानी कि फिश को हम लोग जो है बहुत बड़े पैमाने पे कल्चर करते हैं, फिश और दूसरे एक्वेटिक, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी यूज किया जाता है जिसको हम लोग, या खाली आप इसी से याद रखिए बस, फिश से। तो ब्लू रिवोल्यूशन हो गया, 4 रिवोल्यूशन हो गए, ग्रीन, व्हाइट और येलो रिवोल्यूशन। उसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हनी, हनी हमारे लिए, इंसान के लिए बहुत ही एक उम्दा चीज है, तो इसके लिए हमें हनी का कल्चर करना है, हनी बी का कल्चर करना है ना, जो मधुमक्खी जिसको कहते हैं। तो उसके लिए वर्ड क्या आता है? उसके लिए आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब कल्चरिंग ऑफ हनी बी, है ना। इसी तरह ये ब्लू रिवोल्यूशन है फिश का प्रोडक्शन, लेकिन फिश के प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? पिस्सी कल्चर। पिस्सी कल्चर ये क्या है? फिश से रिलेटेड है, फिश कल्चरिंग। ब्लू रिवोल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा फिश का प्रोडक्शन को, इसको कहा गया ब्लू रिवोल्यूशन, लेकिन उसको कल्चर करना पिसी कल्चर होता है। और ऐसे ही एक होता है सिल्क प्रोडक्शन, जो सिल्क की साड़ियां और सिल्क जो रेशम का जो थ्रेड होता है उसको कौन बनाता है? उसके लिए भी एक इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है सिल्क वॉर्म। उस सिल्क वॉर्म के प्रोडक्शन के लिए वर्ड जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी कि हम किसको कल्चर कर रहे हैं? सिल्क वॉर्म को। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी कर चुके हैं और इसका लेक्चर भी 2 कर चुके हैं, तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आगे करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।